यूं लगता था जैसे मेरी कोई हैसियत ही न रह गई हो, मुख्तलिफ हाथों में एक खिलौना बनकर रह गया था। फिर ख्याल आया कि शायद इस तरह भी कुदरत को कोई इम्तिहान मकसूद हो, जज्बों की सदाकत का, इस राह पुरखतर में साबित कदमी का। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। मैंने अपने लिए जिन रास्तों का इंतखाब किया था उनमें खतरात का इजाफा हो रहा था। जिन लोगों के लिए अमल की दुनिया में आया था वही बरगश्ता हो गए थे, उन्होंने ही एतबार करना छोड़ दिया था। ऐसी सूरतों में इंसान के कदम लड़खड़ा जाते हैं, वो राह से भटक जाता है। यकीनन उस मोड़ पर मेरे ईमानी जज्बों का इम्तिहान था। मैं उस इम्तिहान में पूरा उतरता हूँ या नहीं, मैं अपने उन जज्बों की सदाकत साबित कर सकता हूँ कि नहीं, जिनके लिए मैंने अपना मुस्तकबिल तारीख कर लिया था। यही इम्तिहान मुझे देना था। तहज़ीब मैल्कम एक्स मुझे मिल गई थी। अगर मैं चाहता तो इब्तिदा ही में उस मुल्क की पेशकश कबूल करके यहाँ से बाहर निकल जाता, और उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ शायद इन लोगों के लिए भी मुमकिन न होती और वो हम तक पहुँच भी न पाते। लेकिन तहज़ीब ने खुद भी मेरे फैसलों को बदलने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जब हम किसी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। चुनाचे उसे शक की नज़र से देखना फजूल था, और अब मैं तहज़ीब को दूसरों के रहम करम पर हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था, खा इसकी मुझे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मुझे उस बहुत बड़े आदमी का इंतज़ार था जो मेरी रिहाई का बायस बना था, और ये इंतज़ार मुझे तकरीबन 20 घंटे करना पड़ा। 20 घंटे गुजरने के बाद उस वक्त सुबह हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब सनमैन ने मुझसे मुलाकात की और बड़े इंकिसार से कहा कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। मैं उसके साथ चला गया। नाश्ते वगैरह से मैं फारिग हो चुका था, इसलिए सनमैन के साथ बाहर निकल आया। सनमैन मुझे बाहर ले जाने की बजाय एक अंदरूनी हिस्से में ले गया। ये गालिबन फैक्ट्री का बिल्कुल अकबी हिस्सा था, और यहाँ दाखिले के लिए शायद फैक्ट्री का अकबी दरवाज़ा भी मौजूद था, क्योंकि जो शख्स वहाँ मौजूद था वो लाजिमन उसी दरवाजे से गुजर कर अंदर आया होगा। लेकिन उस शख्स को देखकर एक लम्हे के लिए मैं शिश्तर रह गया था। दर हकीकत मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था। ये मिस्टर आइन श्लायर थे। खूबसूरत लिबास में मलबूस, अपनी मखसूस मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफा किया। बोले, तुम मुझे देखकर यकीनन हैरान हो गए होगे अली यार खान। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी इस वक्त यहाँ आमद की उम्मीद थी, या इस दौरान तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा था? मैंने कहा, मैं एतराफ़ करता हूँ मिस्टर आइन श्लायर कि मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आइन श्लायर ने कहा, जाहिर है तुम्हें इसकी तवक्को नहीं होगी। हम एक सोफे पर बैठ गए। मेरे और उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था। सनमैन वापस जा चुका था। वो बोले, तुम्हारी हैरत रफा करने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि कुछ मकामी हुक्काम की मानंद मैं इसराइल नवाज नहीं हूँ, और उन अमरीकी पॉलिसियों से सख्त इख्तिलाफ रखता हूँ जो इसराइल नवाज हैं। मैं अरबों के मकाम को अहमियत देता हूँ और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को तस्लीम करता हूँ। चुनाचे इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर मैंने कुछ इक़दामात किए थे, और सिर्फ तुम्हें ये बात बताई जा सकती है कि मेरा खुफिया राब्ता चंद अरब ममालिक से भी रहा है। मैं इस सिलसिले में किसी मुल्क का नाम लेना पसंद नहीं करता, ये मुनासिब नहीं होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि अरब मफादात के लिए किसी भी मुल्क का हवाला दिया जाए तो तुम्हें उससे इख्तिलाफ नहीं होगा। मैंने कहा, हाँ मिस्टर आइन श्लायर, ये हकीकत है। हालांकि मैं बजाते खुद अरब नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन हम मजहब होने की हैसियत से मैं इसराइली मकासद के खिलाफ हूँ और अरबों का हामी हूँ। और ये जानकर मुझे वाकई हैरत हुई है और काफ़ी हद तक खुशी भी कि आप अपने सीने में अरबों के लिए हमदर्दी रखते हैं। इस तरह मेरे दिल में आपके लिए एहतराम का जज्बा पैदा हुआ है। श्लायर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अली। बाज़ औक़ात किसी एक नेक मकसद या आला नज़रिए के लिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनसे खदशा पैदा होता है कि हम गद्दारी के मुर्तकिब न करार पाएं। इसलिए मैं निहायत मोहतात अंदाज में अपने ख्यालात के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। जहाँ भी मुझसे मुमकिन हो सका और जहाँ तक मैं कर सका, मैंने अरबों के लिए काम किया है। और एक अरब मुल्क से, बल्कि यूँ समझो कि उस मुल्क के हुक्मरान से मेरा खुसूसी राब्ता है, जो मेरा दोस्त भी है और क्लास फेलो भी था। उससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है और जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो इंसान इंसानियत के नाते मुझे बहुत अजीज है, और मैंने उससे वादा किया है कि अपनी हद तक जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं उसके लिए काम करूँगा। चुनाचे जब मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ फ़लस्तीनी नुमाइंदों को तुम रिहा करवा कर ला रहे हो, तो ये सिर्फ मेरी ही तजवीज़ थी कि उन्हें फौरी तौर पर बैरूत पहुँचा दिया जाए। जबकि कुछ लोगों ने इसकी शदीद मुखालिफत की और कहा कि इस तरह हम इसराइल की मुखासमत मोल लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने अपनी हैसियत और इख्तियारात से काम लेकर उन लोगों को वापस बैरूत पहुँचाने का इंतज़ाम किया, और इस बात का भी मैं दिल से मोतरफ़ हूँ कि तुमने बड़े खुलूस के साथ एक अजीमुशान रकम उन लोगों के हवाले कर दी।
जबकि तुम खुद उससे फ़ायदा उठा सकते थे। अब तक मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मुलाकातें हुई थीं और जो गुफ्तगू हुई थी वो सरकारी गुफ्तगू थी, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल ज़ाती हैसियत से तुम्हारे पास आया हूँ और ये समझो कि इस वक्त एक होम मिनिस्टर नहीं बल्कि अरबों के मफादात का हामी आइन श्लायर तुम्हारे सामने है और तुम उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी मुझसे इख्तिलाफ करो या मेरी बातों पर यकीन न कर सको, मुझे टोक दोगे ताकि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत पेश करूं। मिस्टर आइंशलायर की गुफ्तगू से उनकी सच्चाई का इजहार होता था। मैंने उनकी बातों पर गौर किया, उन्हें अपने तौर पर परखा तो मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर आइंशलायर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। आइंशलायर ने दोबारा कहा, शायद तुमने महसूस न किया हो, मैंने शुरू ही से अपने रवैये में तुम्हारे लिए लचक रखी है और इस दौरान मुसलसल ये कोशिश करता रहा कि तुम बराह रास्त हमारी जद में ना सको। ये कोशिश बहुत ही मोहतात किस्म की थी। अगर तुम बैरूत जाने पर रजामंदी का इजहार कर देते तो मैंने कुछ और बातें सोची थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, वो क्या? वो बोला, मैं किसी न किसी तरह तुम तक एक खुफिया पैगाम पहुंचा देता और तुम्हें बैरूत जाने से रोक देता, या फिर यह भी मुमकिन था कि मेरे कुछ अफराद बैरूत तक तुम्हारे साथ सफर करते और वहां पहुंचकर तुम्हें मेरा पैगाम देते कि तुम फौरी तौर पर वहां से वापस पलट आओ। ये बड़ा लंबा प्रोग्राम होता। तुमने बैरूत जाने पर रजामंदी का इजहार न करके मेरी थोड़ी सी मुश्किल आसान भी कर दी। मैंने कहा, जिन लोगों ने मुझे मकामी हुकाम की गिरफ्त से निकाल कर आप तक पहुंचाया उनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? श्लायर बोला, सनमैन मकामी अंडरग्राउंड गिरोह का सरबराह है। ये मतीन शक्ल आदमी जिसे देखकर तुमने उसकी शख्सियत के बारे में शायद ही सही राय कायम की हो, बहुत खतरनाक शख्सियत का मालिक है। यहाँ ज़ेरे ज़मीन दुनिया में उसका सिक्का चलता है। उसने अपने गिर्द ऐसा हिसार कायम कर रखा है कि मकामी पुलिस के हुकाम उसके बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और खुशकिस्मती से ये शख्स मेरा अपना आदमी है, इतना करीबी आदमी कि मैं उस पर हर तरह का भरोसा कर सकता हूँ। वो चंद लम्हे जो मीटिंग के इख्तिताम के बाद मुझे मिले, मैंने उनका सही इस्तेमाल किया और सनमैन को हिदायत की कि हर कीमत पर तुम्हें रास्ते से उचक ले और एक लम्हे के लिए भी जेल की सलाखों के पीछे न जाने दे। मुझे यकीन था कि जो हिदायत मैंने उसे दी है वो उस पर अमल करेगा और उसने ऐसा ही किया। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि इस कार्रवाई के नतीजे में आपके कुछ हम वतनों को नुकसान पहुंचा। श्लायर ने कहा, मजबूरी थी अली यार खान। हर शख्स अपने मफादात के लिए कुछ ऐसे इक़दामात करने पर मजबूर होता है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। अजीम तर मफादात के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अपने मुल्क की मौजूदा सियासत और उसकी मौजूदा पॉलिसियों के बारे में मैं तुमसे वजाहत से कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस मुल्क का एक वफादार शहरी और अहम ओहदेदार हूँ। सिर्फ इतना हवाला देना चाहता हूँ कि आइंदा 5 साल के अंदर अंदर इस मुल्क की सियासत में जो नुमायां तब्दीलियाँ पैदा होने वाली हैं उसमें मेरे मकासद के हामी लोग मंजर-ए-आम पर आएंगे और आइंदा हुकूमत उन्हीं की होगी। मैं अपने आप को आने वाली हुकूमत के लिए अपने ओहदे का अहल साबित करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अभी से कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल अब इन हालात में, जबकि कम से कम मेरी दानिस्त में तुमने भी मुझ पर भरोसा कर लिया है, क्या तुम ये बात दावे से कह सकते हो कि तहजीब मैल्कम एक्स ग्रीन पोल में दोबारा शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकती और उनके मफादात के लिए काम नहीं कर सकती? मैंने कहा, मिस्टर होम मिनिस्टर, मैंने तहजीब के बारे में जो कुछ कहा था उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त है। वो मेरी हम मजहब है। अगर गोइटे हिल में मैं उससे ये कह देता कि वो ग्रीन पोल को छोड़ दे और मेरे लिए काम करे तो आप यकीन कीजिए कि वो ऐसा ही करती। लेकिन मैंने ये सोचकर उसे अपने साथ शामिल नहीं किया था कि वो एक अलग इदारे की रुकन थी। और सच बात यह है कि उस वक्त उसके लिए मेरे दिल में वो एहसासात भी नहीं थे जो अब पैदा हो चुके हैं। कुछ लम्हे ऐसे भी आए थे मिस्टर होम मिनिस्टर जब वो मेरी असल हैसियत से आगाह हो गई थी, लेकिन वहां उसने ग्रीन पोल के मफादात बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए और खामोशी इख्तियार किए रखी। चुनाचे अब भी दावे से मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर उसके जहन में ऐसा कोई ख्याल आता तो वो मुझसे कहे बगैर ये सब कुछ न करती। और जो सबूत मैंने आपको पेश किए हैं उनसे भी आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से उस इमारत से बाहर नहीं गई बल्कि उसे अगवा किया गया है। श्लायर ने कहा, हाँ, ये बात तो हम लोग भी पूरी संजीदगी से सोच रहे हैं, लेकिन अली यार खान, तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रीन पोल को तुम्हारे बारे में तफसीलात नहीं मालूम होगी। अच्छी तरह जानते होंगे वो लोग कि गोइटे हिल में उनके मकामात को नाकाम बनाने वाले सिर्फ तुम हो। ऐसी शक्ल में तहजीब मैल्कम एक्स को अगवा करके अपनी तहवील में लेने वाले ये बात भी अच्छी तरह जानते होंगे कि तुम उन तक पहुंचोगे। वो तुम्हारी ताक में होंगे और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ अली यार खान।
تم اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے بے خوف و خطر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے دوست یعنی اس مسلمان عرب حکمران کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے تو کیا تم میری یہ درخواست قبول کرو گے؟ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس مسئلے کا تعلق کچھ اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے سے ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر آئن شلائر۔ وہ بولا، تفصیلات تو تمہیں بعد میں ہی معلوم ہوں گی، بس یہ سمجھو کہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب میلکم ایکس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر عرصے میں تہذیب میلکم ایکس کو گرین پول کے چنگل سے آزاد کروا لوں گا اور وہ تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی۔ اس کے بدلے میں جو کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ عربوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آئندہ 5 سالوں کے لیے نئی حکومت میں میری پوزیشن بھی بالکل محفوظ ہو جائے گی۔ گویا اس میں میرا مفاد بھی مکمل طور پر موجود ہے اور میرے دوست عرب حکمران کا بھی۔ ہم دونوں مل کر تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کریں گے اور اس کام کے عوض ہم تمہیں تہذیب میلکم ایکس کی بازیابی اور تحفظ کا یقین دلاتے ہیں۔ میں یہ بات وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری ذمہ داریاں سنبھال لو گے تو میں اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں گرین پول کے خلاف صرف کر دوں گا۔ گرین پول کو چونکہ اس سلسلے میں صرف علی یار خان کی تلاش ہوگی یا معمولی پیمانے پر ہماری کارروائیوں کا انتظار ہوگا، اس لیے وہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہوم سیکرٹ سروس کے لوگ تہذیب میلکم ایکس کو کہیں نہ کہیں سے برآمد کر لیں گے۔ تم دوسری سمت اپنی توجہ منتقل کر دو۔ میں آئن شلائر کی بات پر غور کرنے لگا۔ اس نے اپنے مفادات کو چھپایا نہیں تھا، صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ میرے لیے کام کرے گا اور میں اس کے لیے۔ تہذیب میلکم ایکس کی بازیابی کے لیے میرے پاس کوئی ایسا جامع منصوبہ نہیں تھا جس پر عمل کر کے میں کامیابیاں حاصل کر سکتا اور پھر صورتحال اس ملک میں کافی حد تک میرے خلاف ہو گئی تھی۔ آئن شلائر وہ واحد آدمی تھا جو مجھ سے تعاون کر رہا تھا، چنانچہ اس تعاون سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ تھوڑی دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد میں نے مسٹر شلائر سے کہا، مجھے آپ کی بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے مسٹر شلائر، لیکن کام کی نوعیت کسی حد تک تو میرے علم میں آنا چاہیے۔ وہ بولا، یقیناً اگر تم میرے کام کی تکمیل کے لیے رضامندی کا اظہار کر دو تو دوسری ملاقات صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر میں تم سے کروں گا اور اس وقت میں تمہیں اپنے تمام مقاصد سے اچھی طرح آگاہ کر دوں گا۔ بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہاٹ لائن پر اپنے اس دوست عرب حکمران کا پیغام بھی سنوا دوں۔ میں اسے تمہارا نام لے کر بتاؤں گا کہ اپنے کام کے لیے میں تمہاری خدمات حاصل کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کے بعد تمہیں زیادہ مسرت ہوگی۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر شلائر، آپ مجھے صرف کام کی نوعیت بتا دیں، میرا خیال ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا عہد ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں عربوں کے مفادات کے لیے کوئی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی تو میں کسی سے ہدایات لیے بغیر اپنا وہ کام انجام دوں گا۔ وہ بولے، بس تو پھر یوں ہی سمجھ لو کہ میرا مفاد اس سلسلے میں صرف 20% ہے اور 80% معاملات عربوں کے مقاصد کے لیے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق براہ راست تنظیم آزادی فلسطین سے نہیں ہے بلکہ اس شخص کے کچھ ذاتی معاملات ہیں جو تنظیم کا حامی ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بات وہیں تک جا پہنچتی ہے مسٹر آئن شلائر، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ بولا، میں بڑے پرمسرت جذبات کے ساتھ واپس جا رہا ہوں اور ایک بار پھر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تہذیب میلکم ایکس کا معاملہ میری ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسی میری اپنی زندگی کی۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو جال میں گرین پول کے خلاف بچھاؤں گا اس میں وہ ضرور پھنس جائیں گے اور تہذیب میلکم ایکس کو ان کے قبضے سے نکالنا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خوبصورت منصوبہ موجود ہے۔ میں نے مسٹر آئن شلائر کی طرف دیکھا۔ بظاہر یہ شخص مکار فطرت کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ایک اتنے بڑے ملک کا وزیر داخلہ اتنا بے وقت نہیں ہوگا کہ ایسا کام نہ کر سکے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ مسٹر آئن شلائر پر یقین کر لینا ضروری تھا۔ بہت ہی دوستانہ گفتگو کے بعد مسٹر آئن شلائر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میں ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ بہت دیر تک میں تازہ صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر سن آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا آدمی بھی تھا جو خوبصورت تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس دبا ہوا تھا۔ سن مین نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ہم نہیں چاہتے مسٹر علی یار خان کہ اس دوران آپ خود کو کسی قیدی کی طرح یہاں محدود رکھیں۔ یہ شخص آپ کے چہرے کے خد و خال بدلنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک ہلکا سا میک اپ آپ اپنے چہرے پر کروا لیجئے اور اس کے بعد آپ جہاں دل چاہے گھوم پھر سکتے ہیں۔ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں بوریت کا احساس نہ ہو۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ میں نے گردن ہلا دی۔ یہ بات میرے لیے فائدہ مند تھی۔ میری رضامندی کے بعد وہ شخص بریف کیس کھول کر میرے سامنے بیٹھ گیا
और प्लास्टर के टुकड़े मखसूस अंदाज में मेरे चेहरे पर चिपकाने लगा। वो मेकअप का माहिर मालूम होता था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे चेहरे में इतनी तब्दीली पैदा कर दी कि कोई मुझे गैर मुल्की नहीं समझ सकता था। अब मैं एक मकामी आदमी मालूम होता था, सादा से खद्दोहाल का मालिक। उस शख्स ने मुझे एक चश्मा भी पेश किया जो मेरे चेहरे पर निहायत मौजू मालूम होता था। सनमैन ने उठते हुए कहा, ये कार की चाबी मौजूद है। स्याह रंग की एक बेंटले आपके लिए बाहर मौजूद है, अगर आप कहीं जाना चाहें तो, लेकिन रात को आप यहीं वापस आ जाइएगा। ये रिहाइशगाह आपके लिए महफूज तरीन है। मैंने शुक्रिया के साथ चाबी कबूल कर ली और सनमैन के साथ बाहर निकल आया। लिबास वगैरह तब्दील करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद मेरी कार सड़कों पर दौड़ रही थी। खूबसूरत और बारौनक सड़कें मेरी निगाहों के सामने थीं। मैं उन पर गाड़ी दौड़ाता रहा। कोई मकसद नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं था। अगर था तो सिर्फ तहजीब मैल्कम एक्स का ख्याल। नजरें चारों तरफ भटक रही थीं, शायद वो कहीं नजर आ जाए और मुझे सुकून मुयस्सर हो, दिल को करार आए। इससे पहले जिंदगी जिस अंदाज में गुजरी थी वो आज़ादी और बेफिक्री का दौर था। अपनी ज़ात के सिवा किसी का ख्याल जहन में नहीं रहता था। किसी शय की तलब भी बेचैन और बेकरार नहीं करती थी। लेकिन अब एक ज़ात और जिंदगी में शरीक हो चुकी थी और उसकी मौजूदगी का एहसास दीगर तमाम एहसासात पर हावी था। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रखा था। कभी कभी झुंझलाहट भी होने लगती थी कि खामखा ये रोग क्यों पाल बैठा। क्या आज़ादी की जिंदगी बेहतर नहीं थी? जहन मशवरा देता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाऊं, तहजीब को भूल जाने की कोशिश करूं, लेकिन सीने में धड़कता हुआ ये कमबख्त दिल कब दिमाग की बात मानता है। कम से कम इन हालात में तहजीब को मैं तन्हा नहीं छोड़ सकता था। फिर ये भी हकीकत थी कि उसने भी अपने आप को मेरे लिए वक्फ कर दिया था। अगर वो चाहती तो गोइटा हिल में मुझसे बगावत कर सकती थी। मेरे बारे में शुबहात पैदा होने के बाद ग्रीन पोल को मेरी शख्सियत से आगाह कर सकती थी। उसने भी खुद को मेरे लिए बर्बाद कर लिया, सारी जिंदगी के लिए मेरा रोग पाल लिया था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसे छोड़ देता? इन्हीं ख्यालात में गलताओं पेचा आवारा गर्दी करता रहा। फिर जब रात गहरी तारीख हो गई तो मैं वापस सनमैन की फैक्ट्री तक पहुंच गया। सनमैन से तो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे लिए उसने खुसूसी हिदायत जारी कर दी थी। चुनाचे मुझे खुशामदीद कहने वाले बहुत से लोग वहां मौजूद थे जो मेरी जरूरियात के मुताबिक अमल करते रहे। यहाँ तक के खाने के बाद मैं सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में चला गया। दूसरे दिन तकरीबन 11 बजे मुझे सनमैन का फोन मौसूल हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त ठीक 2 बजे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं उनसे मुलाकात के लिए तैयार रहूं और बोरियत का शिकार होकर कहीं बाहर न निकल जाऊं। ठीक 2 बजे मिस्टर आइंस्लायर ने मेरी रिहाइशगाह में मुझसे मुलाकात की। उनके साथ एक खूबसूरत सी नौउम्र लड़की थी जिसके सुनहरे बाल गुच्छों की शक्ल में उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। आंखों में अजीब सी गहराई थी और होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट, लेकिन ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर कुदरती महसूस होती थी क्योंकि उसके बाद भी उसके होंठों का जाविया वैसा ही रहा। मिस्टर आइंस्लायर ने उससे मेरा तारुफ करवाते हुए बताया कि ये उनकी पर्सनल सेक्रेटरी ग्रैनी हावर्ड है। ग्रैनी हावर्ड ने अपने हाथ में कुछ कागजात संभाले हुए थे जिन्हें रस्मी गुफ्तगू के बाद मेज पर फैला लिया गया और उसके बाद हम तीनों उन कागजात का मुताला करने लगे। मिस्टर आइंस्लायर ने अपनी स्कीम मुझे बताई और फिर मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने लगे। तमाम रमूज़ो नुकात जानने के बाद मैंने अपने आप को तहे दिल से इस काम के लिए आमादा पाया। यह काम मेरी जिंदगी के मिशन से जुदा नहीं था और दर हकीकत अगर तहजीब मैल्कम एक्स का रोग मेरे दिल को न लगा होता तो मैं इस काम को बिला किसी लालच या शर्त के कबूल करता। मिस्टर आइंस्लायर काफी देर तक मुझसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करते रहे और फिर अहम कागजात समेट कर बंद कर दिए गए। वो बोले, आपको अंदाजा हो गया होगा मिस्टर अली यार खान के मामलात क्या हैं? मैंने कहा, जी हाँ, किसी हद तक। वो बोले, और अब मैं आपसे ये पूछना अपना हक समझता हूँ कि क्या आप खुलूस दिल से मेरे लिए काम करने पर आमादा हैं? मैंने कहा, यकीनन मिस्टर आइंस्लायर, बल्कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा काम जो मुझे बगैर किसी दबाव और शर्त के अंजाम देना चाहिए तहजीब की बाजियाबी से मशरूत हो गया है। बहरहाल मैं आप पर यह बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अब ये मुहिम मेरे लिए मशरूत नहीं है। मैं इस काम की अंजाम दही अपना फ़र्ज ख्याल करता हूँ। वो बोले, ये तुम्हारी अजमत है अली यार खान। मैं इस सिलसिले में इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि जो वादा मैंने तुमसे किया है उसे पूरा करना मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता हूँ और अगर मैं उसमें नाकाम रहा तो न सिर्फ तुमसे बल्कि अपने आप से भी ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहूँगा। अब ये मसला मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन मसला बन चुका है। तुम्हारे बारे में मुझे एतमाद है कि तुम अपना काम खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुंचा दोगे और मेरे दोस्त अरब हुक्मरान का मसला अब यकीनन हल हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, आप इस कदर जज्बाती ना हो मिस्टर आइंस्लायर। वो बोला, जज्बात ही तो जिंदगी है मेरे दोस्त।
क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर दोगे कि तुम्हें भी इस रास्ते पर लाने वाले तुम्हारे जज्बात ही हैं? और अब जबकि तुम पूरी दयानतदारी और लगन से मेरे मफादात के लिए मसरूफ़ अमल होने को आमादा हो, तो मैं तुम्हारे एक अहम मसले के सिलसिले में तसाहुल कैसे बरत सकता हूँ? मैं तहज़ीब मलकम एक्स की बाजियाबी के लिए उसी तरह मसरूफ़ हो जाऊँगा जिस तरह अपने किसी ज़ाती काम के लिए हो सकता हूँ। मुझे मिस्टर आइंशलायर की गुफ्तगू ने बहुत मुतासिर किया था। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया मिस्टर आइंशलायर, मैं बहरहाल अब भी यही अर्ज़ करूँगा कि मेरे सुपुर्द आपने जो जिम्मेदारी की है वो तहजीब से मशरूत नहीं रही। आइंशलायर ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर गर्मजोशी से दबाया और कहा, अब इस सिलसिले में सारी गुफ्तगू आपसे ग्रैनी हावर्ड करेगी। ग्रैनी, तुम मिस्टर अली यार खान को बताओगी कि इन्हें कहाँ से अपने काम का आगाज करना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसमें कोई उलझन नहीं होगी। ग्रैनी हावर्ड ने गर्दन हिलाई और उसके बालों के सुनहरे गुच्छे माथे पर झूलने लगे। तब मिस्टर आइंशलायर ने मुझसे इजाज़त मांगी और मैं उठ खड़ा हुआ। उनके हमरा चलता हुआ बाहर आया और फिर एक मखसूस हद तक उन्हें पहुंचाने के बाद उनसे मुसाफा करके वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए